नमस्कार, स्वागत है आपका टॉकिंग पॉइंट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और टॉकिंग पॉइंट में बात करेंगे उन खबरों की जो दिन भर चर्चा का विषय यानी कि टॉकिंग पॉइंट रही। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नहीं होगी शामिल। सोनिया गांधी और खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या, बीजेपी ने कसा तंज, असली चेहरा सामने आया। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या दर्शन करवाएगी साय सरकार, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति, 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश। सीहोर में गुरुवार को होगी बीजेपी और संघ की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। 22 जनवरी को घर घर राम को पहुंचाना होगा मुद्दा। लाडली बहनों को मोहन सरकार की सौगात, सीएम ने खातों में ट्रांसफर की योजना की 8वीं किश्त, बोले सरकार दे रही है बहनों को पैसा, कांग्रेस के पेट में क्यों हो रहा है दर्द। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधायकी रहेगी बरकरार, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनाया फैसला, एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना। और देश भर में इंदौर एक बार फिर लहराएगा स्वच्छता का परचम, कल जारी होंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौड़ में आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। और चलिए टॉकिंग पॉइंट की शुरुआत करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे समेत गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया है, यानी एकनाथ शिंदे समेत सभी 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के साथ उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी है, यानी महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में दोनों गुट में किसी की विधायकी नहीं गई। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि वो अब इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने स्पीकर के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र स्पीकर ने संविधान के अनुसार फैसला लिया है। भाजपा और असली शिवसेना कानूनी लड़ाई जीत चुकी है और भाजपा और असली शिवसेना महाराष्ट्र की जनता की सेवा करती रहेगी और जो अब राजनीतिक लड़ाई है आने वाली आगे वो भी जीत जाएगी। ये पूरी तरह 100% होने वाला है। कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर फूंका है और इतिहास उनको याद रखेगा जिसने भी ये निर्णय दिया है। और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या फटाके बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी, मुसोलिनी। तो देखिए सभी विधायकों को योग्य बताया गया। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा की फिलहाल स्थिति क्या है। ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्योंकि देखिए सभी जो विधायक थे उन्हें योग्य। तो देखिए कांग्रेस के पास 44 सीट है, बीजेपी के पास 106 सीट है। महाराष्ट्र विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। अन्य जो कि 29 सीटों पर है, बीजेपी 106 सीट, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और अन्य 29 सीटों पर है। शिवसेना के पास 56 सीट हैं, तो वहीं एनसीपी के पास 53 सीट है इस हिसाब से। और इसके साथ ही आपको बता दें गठबंधन की फिलहाल सरकार है और क्या स्थिति है ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक असमंजस में रही कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। अब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी नेता अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का राजनीतिक इवेंट है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक लेटर भी शेयर किया जिसमें लिखा गया कि धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया है। तो कांग्रेस जो कि अब इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी और एक्स पर ये पोस्ट किया गया है कांग्रेस की ओर से, तो निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकरा दिया और आयोजन को बीजेपी आरएसएस का एक निजी इवेंट बताया है। और कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रही बीजेपी, जो कि इसी मौके की तलाश में ही बैठी थी। कांग्रेस का जैसे ही फैसला आया, बीजेपी की तरफ से पलटवार शुरू हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए सुनवाएंगे आपको बयान, क्या कुछ कहा है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन शामिल नहीं होगा। तो सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और इसके साथ ही पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और हिंदुत्व, राम और राम मंदिर पर पूर्व सीएम कमलनाथ का स्टैंड एकदम साफ है। एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर सियासत जारी है, तो छिंदवाड़ा में उत्साह का माहौल है। 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक राम पत्रक भरवाए जा रहे हैं। करीब 4 करोड़ राम नाम अयोध्या भेजे जाएंगे। एक राम पत्रक पर 108 बार राम नाम लिखा जा रहा है। सिमरिया हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने राम नाम लिखे। कमलनाथ ने कहा कि हम राम पत्रक के जरिए भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। चर्चा है राम पत्रक जो भरवाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये हमारी भावनाओं से हम कर रहे हैं। हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, इसमें कोई किसी का सलाह नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। हमारी भावनाएं, जिस भावनाओं से मंदिर बनाया, ये उस भावनाओं को मैं व्यक्त करता हूं। छिंदवाड़ा ने हमेशा ही एक नई लाइन यहाँ पर दी है। हमने देखा कि यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आए, हमने देखा कि यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी आए। उसके बाद अब 4 करोड़ 31 लाख बार राम नाम का जो पाठ है, तो ये जो राम भक्ति का छिंदवाड़ा मॉडल है, क्या यह भी एक नई राह दिखाएगा? ये छिंदवाड़ा की जनता की भावनाओं व्यक्त हो रही है, ये उभारी जा रही है और ये हर जगह हो, अच्छा है। तो जारी सियासत के बीच कमलनाथ जहां राम पत्रक भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कमलनाथ के राम पत्रक भरने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अकेले राम भक्त होने से कुनबे के पाप नहीं धुलेंगे। अकेले कमलनाथ जी के राम भक्त होने के और दावा करने से कुनबे के पाप नहीं धुल जाएंगे। कुनबे की जो नेतृत्व करता है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन सोनिया गांधी जी ने जो इस समय पूरी कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ठुकराया है, इससे ये साबित होता है कि इस कुनबे में कोई भी राम भक्त नहीं है।
तत्कालीन लाभ पाने के लिए कालनेमी बनने के प्रयत्न बहुत लोग कर रहे हैं। वैसे ही दिग्विजय सिंह जी करते रहते हैं, वैसे ही कमलनाथ जी करते रहते हैं। राम पत्रक भरने से राम नहीं, जिस भूमि पर राम पैदा हुआ है वहां माथा टेकने से आपका भी कल्याण होगा। तो भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया हो, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस राम भक्ति में डूबी हुई है। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ घर घर राम पत्रक बांट रहे हैं और इन सभी पत्रक को अयोध्या भेजा जाएगा। सांसद नकुलनाथ से बातचीत की विशेष संवाददाता निशांत बिसेन ने। विचार कैसे आया और अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली उससे पहले आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये छिंदवाड़ा की जनता की भावना और आस्था से जुड़ा हुआ है और हम चाहते थे कि छिंदवाड़ा एक डिफरेंट टाइप का चीज़ करे। तो ये आइडिया मेरे मन में आया, कमलनाथ जी के मन में आया कि हम कैसा अलग से छिंदवाड़ा की राम भक्ति को उजागर कर सकें। तो ये सोच कमलनाथ जी और मुझे आई और जैसा कि आपने कहा, भगवान श्री राम का नाम 4 करोड़ 31 लाख बार लिखा जाएगा और 20 तारीख को छिंदवाड़ा के पुजारियों के संग और हमारे कुछ वरिष्ठ नेता पहले अयोध्या जाएंगे, फिर सरयू नदी से इसको कलश का पानी देंगे और फिर प्रभु श्री राम के चरणों में इन पत्रों को अर्पित करेंगे। एक बात ये भी उठ रही है क्योंकि कांग्रेस उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे इवेंट में, इस पूरे कार्यक्रम में, और इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट भी बताया जा रहा है अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो क्या इस पर आप कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये हमारी आस्था और भावना का विषय है। हमने 11-12 साल पहले हनुमान जी की मंदिर सबसे ऊंची मूर्ति सिमरिया में स्थापित की थी। उस टाइम हम कम राम भक्त नहीं थे, आज भी हम उतने ही राम भक्त हैं। विधानसभा इलेक्शन के पहले, हालांकि मैं इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूँगा, लेकिन 2 भव्य कथाएं छिंदवाड़ा में हुई, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। लोकसभा चुनाव का साल है, कयास तो लगाए ही जाते हैं। तो क्या हम ये देखें कि धर्म यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से राजनीति को राह दिखा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हम धर्म को राजनीतिक मंच पे कभी नहीं लाते। हम राजनीति और धर्म को अलग अलग रखते हैं। भले ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया हो और वहां जाने से विनम्रतापूर्वक मना कर दिया हो, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी और नकुल जी लगातार जनता के बीच हैं, लगातार राम पत्रक लेकर जा रहे हैं, लगातार राम का नाम लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। उधर छत्तीसगढ़ में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साई कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में राम दर्शन योजना को शुरू किया जाएगा, तो दूसरी तरफ 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है। ये फैसला संस्कृति और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मांग पर लिया गया। प्रदेश में छुट्टी के लिए मंत्री अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को एक लेटर लिखा था, जिसके बाद मांग को स्वीकार कर छुट्टी रखने का ऐलान कर दिया गया है। श्री रामलला के अयोध्या धाम में दर्शन कराएंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, ऐसा वादा किया था। उस पर आज हमने निर्णय किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके पालन में राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 22 तारीख को छत्तीसगढ़ में अवकाश के लिए पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और हम उनके से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है और आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। निश्चित रूप से हम आने वाले समय पर स्कूल और कॉलेजों में प्रभु रामलला के आगमन के स्वागत करने के लिए
हम छुट्टी की घोषणा करते हैं कि उसमें छुट्टी करेंगे। क्या लगता है इस तरीके से जो लोग हैं उनको आगे राम के प्रति लुभाने के लिए, मतलब राम भगवान के प्रति प्रेरित करने के लिए? राम जो हैं वो जन जन के हैं, मन मन के हैं, वो सब के हैं। लोगों के मन में एक उत्सुकता है, आकर्षण है। तो जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको सब बच्चे देख पाएं, इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में हम छुट्टियों की घोषणा करते हैं। किस तरीके से इसको भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं? हम एक सामान्य नागरिक की तरह रामलला पधार रहे हैं, आ रहे हैं, उनके स्वागत में, अभिनंदन में जनता घर घर में दीप जले, घर घर में सजावट हो और हमारे घर में रामलला भगवान आ रहे हैं, ऐसा लोगों को अनुभूति हो। एक सवाल और है, पिछली सरकार में रामपथ वनगमन कब हुआ, मंदिरों का उद्धार किया गया? सरकार ने तो कुछ नहीं किया है, मंदिरों को जीर्ण शीर्ण हालत में छोड़ दिया है। हमारी सरकार जो है, जितनी भी हमने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ की 5 देवियां हैं उन स्थानों को विकसित किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में फिर से जो भगवान के जितने मंदिर हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था है, उस आस्था को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। तो देखिए, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो स्कूल कॉलेज और बाकी क्षेत्र है वहाँ पर छुट्टी दी जाएगी, और उसके साथ ही साथ मंदिरों को लेकर कहा कि जितनी मंदिरें हैं उसे लेकर जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। कैमरामैन योगेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये मांग उठाई कि 22 जनवरी को छुट्टी रखी जाए ताकि लाइव प्रोग्राम सभी स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे भी देख सके। और इसी बीच चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय में अफसरों की पदस्थापना की गई है। सूरज कुमार साहू अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बनाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री सचिवालय में अफसरों की पदस्थापना हुई है और सूरज कुमार साहू को अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बनाया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सूरज, जिन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी बने हैं हितेश बघेल। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं हितेश, जिन्हें सीएम का ओएसडी बनाया गया। आकाश गुप्ता, जो कि मुख्यमंत्री के निज सहायक होंगे, और सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। अफसरों की पदस्थापना हुई है छत्तीसगढ़ में। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सूरज, जिन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय अपर सचिव बनाया गया है। और आदित्य नामदेव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अफसरों की पदस्थापना हुई है? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री जी का सचिवालय देखिए अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। एक सेक्रेटरी पहले पी देनन साहब थे, दूसरे सेक्रेटरी बसव राजू आ गए हैं, 2 सेक्रेटरी अब हो गए हैं। तो ओएसडी की भी नियुक्ति लगातार हो रही है। देखिए आज सूरज कुमार साहू जी की नियुक्ति हुई है मुख्यमंत्री जी के अवर सचिव के रूप में। एक हितेश बघेल है, सभी 2015 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इन्हें ओएसडी बनाया गया। मुख्यमंत्री हितेश बघेल जी को, ये भी पहले बस्तर में पदस्थ थे, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। और एक महत्वपूर्ण और जानकारी मुझे दिख रही है, रजत बंसल बहुत कद्दावर अधिकारी रहे हैं, बस्तर में कलेक्टर रहे हैं, बलौदाबाजार कलेक्टर रहे हैं। इन्हें देखिए बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी, IAS है ये, 2012 बैच के संचालक बनाया गया इनको छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट इस सरकार का, तो बड़ी जवाबदारी है। पद्मनी भोई साहू को मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अतिरिक्त प्रभार। तो ये महत्वपूर्ण जो है स्थानांतरण हुए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में भी, और IAS में 2 IAS की पदस्थापना भी की गई। बिल्कुल आदित्य जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां नई सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की पहली किश्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक पर जारी की। सीएम मोहन ने लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि सरकार लाडली बहना की राशि डाल रही है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों के पेट क्यों दर्द होते हैं, कहते हैं कि दे ही नहीं सकते। जब आज राशि देते देख रहे हैं तो कहते हैं कि अब दे दी, अगली बार नहीं देंगे। तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे। राशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए भी। और सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्यों पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे कि आपकी दे दी, अगली बार नहीं देंगे। मैंने, तुम उम्मीद में बैठे रहो, हम हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों के ऊपर उंगली उठाते हो।
उधर सीहोर में गुरुवार को बीजेपी और संघ की एक बड़ी बैठक होनी है। सीहोर के एक रिजॉर्ट में अहम बैठक होगी। संघ और बीजेपी के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। संघ की ओर से अरुण कुमार, दीपक विश्वपुते मौजूद रहेंगे इस बड़ी बैठक में। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे। शिव प्रकाश डहरिया, अजय चांबाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। 22 जनवरी को घर घर राम को पहुंचाना ये इस बैठक का मुख्य विषय होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से गंभीरता रखती है। चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव बहुत अच्छे परिणाम आए। हमने 163 विधानसभा की सीट जीती। इसके आगे चल कर के हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा जीतना है। इसके लिए हमारी कार्य योजना बन रही है। नीचे बूथ स्तर तक का काम है और इसलिए हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमको मिलता है कि किस तरह से हम अब 28 से +1 करके 29 लोकसभा जीते। इसके नाते हम लोगों का बैठना आरंभ हो गया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक बार फिर स्वच्छता में परचम लहराने जा रहा है। कल स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। मालूम हो कि ओडीएफ और स्टार रेटिंग में इंदौर लगातार 7वें साल नंबर 1 की दौड़ में आगे है। ओडीएफ और स्टार रेटिंग के परिणाम में इंदौर 7 स्टार और भोपाल 5 स्टार वाला शहर बन गया है। तो वहीं नंबर 1 के लिए फिर इंदौर का दावा मजबूत माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश की दौड़ में मध्य प्रदेश भी आगे है। और इसके साथ ही चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कब इंदौर नंबर 1 बना। साल 2017 से इंदौर लगातार पूरे देश भर में नंबर 1 पर है। सबसे पहले 2017 में स्वच्छता का बादशाह बना इंदौर। साल 2017 के बाद लगातार दूसरी बार साल 2018 में दूसरी बार इंदौर ने यह खिताब जीता और अपने नाम पर किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में इंदौर ने स्वच्छता की हैट्रिक लगाई और 2020 में स्वच्छता का चौका लगाते हुए चौथी बार ये खिताब इंदौर ने अपने नाम किया। 2021 में लगातार 5वीं बार जीतकर इंदौर ने जीत का पंच लगाया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंदौर ने छक्का लगाया और अब इंतजार है कल का, जब 2023 के रिजल्ट में 7वें आसमान पर इंदौर पहुंचेगा। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का भी डंका बज रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया और डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 6 इनाम मिलने वाले हैं। हमारे शहर को पहला स्थान मिला है। सीएम विष्णुदेव साय भी बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा भारत मंडपम में। स्वच्छता सर्वेक्षण में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे और स्वच्छता में इंदौर के साथ साथ छत्तीसगढ़ को जो खिताब मिलने वाले हैं उसे लेकर डिप्टी सीएम ने बयान भी दिया। भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार वितरण है। हमारे प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिला है और कुल मिलाकर 6 इनाम हमारे राज्य को मिलने वाला है। उस पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते मैं स्वयं और हमारे 5 अन्य निकायों के पदाधिकारी, विभाग के अधिकारी इस समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और अब एक दुखद खबर खेल के मैदान से। नोएडा में क्रिकेट मैच के दौरान एक खिलाड़ी की मौत हो गई। हार्ट अटैक के चलते क्रिकेटर की जान चली गई। युवक का नाम विकास नेगी है। विकास महज 34 साल के थे और पेशे से इंजीनियर थे। घटना शनिवार की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 135 में बने स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था और ये मुकाबला मैवरिक 11 और ब्लेजिंग बुल्स क्रिकेट टीमों के बीच था। पिच पर उमेश कुमार और विकास नेगी मौजूद थे। यहाँ उमेश ने शॉट चढ़ा और दूसरे छोर पर खड़े विकास ने रन लेने के लिए दौड़ लगा दी। तभी अचानक वो पिच पर गिर पड़े। उन्हें गिरता देख मौजूद खिलाड़ियों ने सीपीआर भी दिया और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ टॉकिंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर बने रहिए, क्योंकि बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला
लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।